तो दोस्तों ये कहानी है 13 साल एक लड़की की जिसका नाम है वेडनेसडे एडम, जिसके चेहरे पर किसी भी तरह के कोई इमोशंस नहीं बनते थे और मौत को लेकर उसके अंदर एक अजीब तरह का जुनून था। वो हमेशा सोचा करती थी कि मरने के बाद इंसान आखिर कहाँ जाता है और उसका क्या होता है, और इसी वजह से उसे अक्सर काले और सफेद रंग के कपड़े पहनना ज्यादा पसंद था। उसे देखकर सबको अजीब सा लगता कि जैसे कि वो इस दुनिया की हो ही ना। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो लड़की ऐसी क्यों थी। तो कहानी की शुरुआत में वेडनेसडे को एक स्कूल में दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपनी डरावनी आंखों के साथ कॉरिडोर में चल रही थी और वहीं बाकी सब लोग उसे घूर घूर कर देख रहे थे। जब वेडनेसडे अपना स्कूल का लॉकर खोलती है तो उसके अंदर उसे अपना भाई बंधा हुआ दिखाई देता है, जिसके मुंह में एक सेब था। वेडनेसडे उसकी रस्सियों को खोलती है कि अचानक उसे एक विजन आता है, जिसमें वो देखती है कि कुछ लोग उसके भाई को टॉर्चर कर रहे हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि वेडनेसडे कोई आम बच्ची नहीं है, वो किसी को भी हाथ लगाकर उसका पास्ट और फ्यूचर देख सकती है। जब वेडनेसडे को पता चलता है कि स्विमिंग टीम के लड़कों ने उसके भाई को टॉर्चर किया था, तो वो दो बैग्स में प्रहाना फिशेस को, जो कि बहुत ही ज्यादा खूनखार और मांसाहारी होती हैं, उनको लेकर स्विमिंग पूल के पास जाकर उन खून की प्यासी मछलियों को स्विमिंग पूल के अंदर छोड़ देती है, जिसे देखकर सारे लड़के अपनी जान बचाने के लिए पूल से बाहर निकलने की कोशिश में लग जाते हैं। तब वेडनेसडे उनसे कहती है कि उसके अलावा उसके भाई को कोई भी परेशान नहीं कर सकता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो वेडनेसडे के मॉम डैड यानी कि मोंटीजिया और गोम्स को दिखाया जाता है। वो दोनों वेडनेसडे की हरकतों से परेशान हो चुके थे, इसलिए वो उसे नेवरमो अकेडमी भेजने का फैसला करते हैं। इस अकेडमी में सिर्फ वो बच्चे होते हैं जिनके पास कुछ खास ताकतें होती हैं और यहाँ उन्हें अपनी पावर्स पर काबू पाना सिखाया जाता है। मोंटीसिया और गोम्स भी इसी अकेडमी के स्टूडेंट्स थे, जिससे पता चलता है कि उनके पास भी सुपर पावर्स हैं। सीन शिफ्ट होता है और एक लड़के इम्बाक्स को दिखाया जाता है, जो एक हाइकर था। वो नेवोमो अकेडमी के पास वाले जंगल में अकेला चला जाता है। वो जंगल में एक जगह रुककर आराम कर रहा होता है कि अचानक एक अनजान क्रिएचर उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे मार देता है। तो उस एरिया के पुलिस ऑफिसर को उसकी जख्मी बॉडी मिलती है, तो वो आसपास की जगह की जांच करते हैं। यहाँ पता चलता है कि ये पहला हादसा नहीं था, बल्कि इससे पहले भी कई हादसे यहाँ पर हो चुके हैं। दूसरी तरफ वेडनेसडे एकेडमी में जाती है और वहाँ की प्रिंसिपल लैरिसा वेम से मिलती है, जो उस एकेडमी को चलाती हैं। लैरिसा उसे उसकी रूममेट एनेट से मिलवाती है। एनेट्स एक वेयरवुल्फ थी और हर मामले में वेडनेसडे से अलग थी। एनेट्स को कलर्स बहुत पसंद थे और उसने अपनी साइड के कमरे को तरह तरह के कलर से सजा रखा था, और वेडनेसडे को काली और डार्क कलर्स की चीजें पसंद थी। बाद में एनेट वेडनेसडे को एकेडमी में घुमाती है और उसे वहाँ के मेन ग्रुप्स फैंस, फोर्स, स्टोनर्स और स्किल्स के बारे में बताती है। फैंक्स के ग्रुप में वेम्पायर्स होते हैं, फोर्स ग्रुप में द वुल्व्स होते हैं और स्टोनर्स पत्थर में बदल सकते हैं और उनके सर पर सांप होते हैं, और वहीं स्किल्स में जलपरियां होती हैं जो लोगों के साथ आसानी से हेर फेर कर सकती है। एनेट वेडनेसडे को सबसे पॉपुलर लड़की बेयांसा बाकले के बारे में बताती है, जो बहुत ही खूबसूरत जलपरी थी। बेयांसा का एक एक्स बॉयफ्रेंड भी जेवियर थॉप भी जो उसी एकेडमी में होता है, जो कि अपनी ड्राइंग्स को असलियत में बदल सकता है। इसके बाद वेडनेसडे के मॉम डैड भी वहां से चले जाते हैं, लेकिन जाते समय वेडनेसडे के फादर उस पर नजर रखने के लिए एक कटा हुआ हाथ उस एकेडमी में छोड़ देते हैं, जो जिंदा होता है, जिसका नाम थिंग होता है। इसके बाद वेडनेसडे तलवारबाजी की क्लास में जाती है और वहां बेयांसा के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। बेयांसा और वेडनेसडे के बीच में जबरदस्त लड़ाई होती है और दोनों बराबर पॉइंट्स पर होते हैं। इसके बाद बेयांसा वेडनेसडे को कहती है कि वो बगैर किसी हेलमेट के ये गेम खेलना चाहती है, और ये खेल तब खत्म होगा जब दोनों में से किसी एक के शरीर से खून निकलेगा। दोनों के दरमियान फिर से लड़ाई शुरू होती है और दोनों एक दूसरे के ऊपर वार पे वार करते हैं। बेयांसा वेडनेसडे पर वार करती है तो तभी उसके फोरहेड पर एक कट लग जाता है, जिससे वेडनेसडे के फोरहेड से खून निकलने लगता है और इस तरह बेयांसा जीत जाती है। वेडनेसडे को चोट पर मरहम लगाने के लिए लेकर जाया जाता है। जैसे ही वेडनेसडे पट्टी लगवाकर बाहर निकलती है तो एकेडमी की छत से एक बर्ड के आकार का बड़ा सा पत्थर उसके ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन उसी वक्त जेवियर उसे धक्का देकर बचा लेता है। कुछ देर बाद वेडनेसडे अपने कमरे में वापस आती है तो उसे महसूस होता है कि कमरे में कोई है और उस पर नजर रख रहा है। वो कमरे को चेक करती है और बेडशीट के नीचे उसे थिंग मिल जाता है। वेडनेसडे समझ जाती है कि ये काम उसके मॉम डैड का है और तभी वो थिंग से कहती है कि उसे उसका साथ देना होगा, वरना वो उसे ड्रॉर में बंद कर देगी। थिंग डर जाता है और वो उससे वादा करता है कि वो वेडनेसडे के साथ गद्दारी नहीं करेगा। वेडनेसडे ने जो प्रहाना वाला प्रैंक किया था, उस वजह से उसे एक दिमागी डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। नेरेसा उसे नेवोमो अकेडमी के पास ही एक छोटे से शहर जेरिको में चेकअप के लिए लेकर जाती है। वेडनेसडे अपनी थेरेपिस्ट से मिलती है, लेकिन उसको किसी के बारे में कुछ भी नहीं बताती। तभी उसके दिमाग में एक प्लान आता है। तभी वो बाथरूम जाने के बहाने खिड़की से निकलकर वहां से भाग जाती है। इसी दौरान वो एक आदमी से टकराती है और उसे एक विजन आता है, जहाँ वो देखती है कि उस आदमी की एक कार एक्सीडेंट में मौत होने वाली है। वेडनेसडे डर जाती है और रिलैक्स होने के लिए एक करीबी कॉफी शॉप में चली जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात पुलिस के बेटे टायलर से होती है, जो वहाँ पर कॉफी बेचता
बेचने का काम कर रहा होता है। टायलर अपनी कॉफी मशीन ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि मशीन के मैनुअल पे जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे वो इटालियन भाषा में थे। वेडनेसडे को इटालियन पढ़ना आता था, इसीलिए वो आसानी से मशीन को ठीक कर देती है और इसके बदले में वो उसे बस स्टेशन तक छोड़ने को कहती है। टायलर के कुछ कहने से पहले ही वहाँ पर वो लड़के आ जाते हैं जिन्होंने वेडनेसडे के भाई को टॉर्चर किया था। वो लोग वेडनेसडे को भी परेशान करने लगते हैं। पहले तो वेडनेसडे उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करती है, लेकिन जब बर्दाश्त नहीं होता तो वो उन्हें मारने लगती है। कुछ ही देर में लैरिसा पुलिस के साथ वहाँ पर आ जाती है और वहाँ की हालत देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। अब वो वेडनेसडे को डांटती है। इसके बाद वो लोग नेवरमेड एकेडमी जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक एक्सीडेंट हुआ दिखाई देता है। जिस कार का एक्सीडेंट होता है उसमें वही आदमी था जिससे वेडनेसडे टकराई थी। और फिर उसी रात वेडनेसडे वायलिन में एक बहुत ही डरावना म्यूजिक बजाती है। वो पूर्णिमा की रात थी और भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज भी सुनाई दे रही होती है। तभी एनेट वेडनेसडे को बताती है कि वो खुद को वर्डवुल्फ में नहीं बदल सकती और इसीलिए वो बाकी लोगों के साथ नहीं जा सकती थी। इसी दौरान थिंग टेलर के कमरे में जाता है और उसे वेडनेसडे से बात करने के लिए कहता है। टेलर डरकर उसकी बात मान लेता है और वेडनेसडे से वीडियो कॉल पर बात करता है। वेडनेसडे से आने वाले एवसवेयर में मिलने के लिए कहती है और कहती है कि वो लोग वहाँ पर मजे करेंगे, लेकिन असल में वो सिर्फ वहाँ से भागना चाहती थी। हावेसवेयर में लैरिसा वेडनेसडे पे अपनी चील जैसी नजर बनाए रखती है। इसके बावजूद वेडनेसडे टायलर से मिलने में कामयाब हो जाती है। वो लोग वहां से छुपकर भाग ही रहे होते हैं। तभी वेडनेसडे अपने क्लासमेट रोवन से टकरा जाती है। रोवन फौरन जंगल की तरफ भाग जाता है। रोवन से टकराने के बाद वेडनेसडे को विजन आता है कि रोवन जंगल में किसी चीज के हाथों बेरहमी से मारा गया है। वो डर जाती है और भागने का प्लान बदल कर रोवन को बचाने के लिए जंगल में उसके पीछे चली जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, रोवन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वेडनेसडे को एक दरख्त के सहारे ऊपर लटका देता है। इसके बाद वो वेडनेसडे को अपनी माँ के बारे में बताता है जो फ्यूचर देख सकती थी। उसकी माँ ने 25 साल पहले एक तस्वीर बनाई थी और बताया था कि वेडनेसडे नेवरमोर एकेडमी को बर्बाद कर देगी। इसीलिए रोवन कहता है कि कुछ भी बुरा होने से पहले वो वेडनेसडे को मार देगा। इसी के बाद वो अपनी सुपर पावर्स इस्तेमाल करके वेडनेसडे का गला घोंटने लगता है। तभी एक डरावना राक्षस उसके ऊपर हमला कर देता है। वो रोवन को बेरहमी से मार कर वहाँ से गायब हो जाता है। वेडनेसडे उसकी कटी फटी बॉडी के ऊपर से वो पड़ी हुई तस्वीर उठाती है जिसे रोवन की माँ ने बनाया था। उसी वक्त पुलिस का हेड अपने पुलिस ऑफिसर्स के साथ वहाँ पर आता है और रोवन की बॉडी को ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसे उसकी बॉडी नहीं मिलती। और इसी के बाद वेडनेसडे को पुलिस हेड के साथ दिखाया जाता है जो वहाँ पर हुए हादसे के बारे में पुलिस को बताती है, मगर पुलिस को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आता और उसे लगता है कि ये काम नेवरमोर एकेडमी के ही किसी स्टूडेंट का है। तो तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आ जाता है और उसकी नजर दरवाजे से निकलते हुए रोवन पर पड़ती है जो कि जिंदा था। और अगले दिन जब वेडनेसडे अपनी एकेडमी में जाती है तो देखती है कि एनेट एक पीओ कप नामी कंपटीशन की तैयारी में बिजी है। ये एक बोट रेस का कंपटीशन था जो हर साल एकेडमी में ऑर्गेनाइज किया जाता है। बाद में वेडनेसडे दोबारा रोवन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन लैरिसा उसे बताती है कि रोवन को एकेडमी से निकाल दिया गया है। उसे निकालने की वजह वो उसे नहीं बता सकती। तभी वेडनेसडे को शक होता है और वो प्लान बी के मुताबिक थिंक को रोवन पर नजर रखने के लिए उसके पीछे भेजती है। फिर सीन बदलता है और रोवन को एक रेलवे स्टेशन पर जाते हुए दिखाया जा सकता है। थिंग उसका पीछा करता है और रोवन आसपास का माहौल चेक करने के बाद एक वॉशरूम में चला जाता है जहां वो अपना रूप बदलकर एक बूढ़ा आदमी बन जाता है। तभी थिंग अपना रास्ता भटक जाता है और इसीलिए वो रोवन को अपना रूप बदलते हुए देख नहीं पाता और इसके बाद वो बूढ़ा आदमी लैरिसा का रूप ले लेता है। और फिर यहाँ पर पता चलता है कि लैरिसा ही अपना रूप बदलकर रोवन की मौत को छुपाने की कोशिश कर रही थी। वेडनेसडे के पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो रोवन की मौत का सुराग ढूंढने के लिए जंगल में जाती है जहाँ उसे टेलर मिलता है जो अपने बाप का पीछा करते हुए वहाँ पर आया था। थोड़ी देर बाद वेडनेसडे को रोवन का चश्मा मिलता है। वो उसे उठाती है और उसे विजन आते हैं कि रोवन के पास नीले रंग की एक किताब थी जिस किताब से उसे उसकी माँ की बनाई हुई वो तस्वीर मिली थी। और इसके फौरन बाद वेडनेसडे अपनी क्लास टीचर के पास जाती है और उससे किताब के बारे में पूछती है। उसकी टीचर उसे बताती है कि वो किताब पुराने स्टूडेंट्स के सम्मान के साथ जुड़ी हुई है जिसे नाइट शेड्स कहा जाता है, लेकिन उस समाज को बहुत पहले ही खत्म कर दिया गया है। फिर स्कूल से जाने के बाद वेडनेसडे रोवन के कमरे में वो किताब ढूंढने के लिए जाती है। रोवन के बेड के नीचे उसे एक मास्क मिलता है। वो वहां से जाने ही वाली होती है कि तभी वहां पर रोवन का रूममेट जेवियर आ जाता है और उसे देखकर वेडनेसडे पलंग के नीचे छुप जाती है। और तभी जेवियर से मिलने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बियांसा भी वहां पर आ जाती है। वेडनेसडे उसकी सारी बातें सुन लेती है और उसे पता चलता है कि बियांसा आने वाली बोट रेस की कंपटीशन में एनेट को हराने के लिए एक प्लान बना रही है। और इसके बाद वेडनेसडे अपने रूम में वापस आ जाती है और बियांसा को रेस कंपटीशन में हराने के लिए एनेट का साथ देने का फैसला करती है और एनेट भी उसकी बात मान लेती है। और अगले दिन एनेट और वेडनेसडे कंपटीशन के लिए तैयार हो जाते हैं। इस रेस में सब कुछ अलाउड होता है और इसलिए बियांसा इस सब का फायदा उठाती है। इस कंपटीशन में 4 टीम्स
हिस्सा लेती हैं और रूल्स के मुताबिक जो टीम पानी में गिरे बिना पहले वापस आ जाएगी, अपनी डेस्टिनी को पार कर लेगी, वो टीम जीत जाएगी। तो जैसे ही रेस शुरू होती है, ब्यांसा अपने एक दोस्त को इशारा करती है जो एक जलपरी थी और बाकी बोट्स को तबाह करने के लिए जो ब्यांसा का साथ दे रही थी। वो तालाब में कूदकर एक नाव को बर्बाद कर देती है, जिससे वो टीम तालाब में गिर जाती है और रेस से बाहर हो जाती है। वेडनेसडे और एनेट पूरी तैयारी के साथ रेस कर रहे थे और थिंग उसमें उनकी मदद कर रहा था। थिंग की मदद से वो लोग ब्यांसा को रेस में एक जाल में फंसा लेते हैं। रेस के दौरान ही वेडनेसडे को एक विजन आता है कि वो अपने सामने अपने ही जैसी दिखने वाली एक लड़की को देखती है जिसके बाल सुनहरे रंग के होते हैं। वो वेडनेसडे को कहती है कि वेडनेसडे एक चाबी है, जिससे वेडनेसडे काफी उलझन में पड़ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जैसे ही वो असली दुनिया में वापस आती है तो उसे पता चलता है कि बाइंसा रेस में उनसे आगे निकल चुकी है। पर वो हार नहीं मानती और बाइंसा की चालों को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करके रेस में उससे आगे निकल जाती है। 40 साल के बाद पहली बार कोई नॉन साइलेंट टीम ये रेस जीती थी। तभी लैरिसा एनेट को पीओ कप ट्रॉफी देती है, लेकिन वेडनेसडे को ज्यादा अटेंशन पसंद नहीं थी, इसलिए वो वहां से चली जाती है। वो नेवरमो एकेडमी के पुराने स्टूडेंट एडगर एलन पो की मूर्ति के पास जाती है और अचानक उसकी नजर उस मूर्ति के हाथ पर रखी पत्थर की उस किताब पर जाती है, जिसके नीचे उसे एक निशान दिखाई देता है। वो निशान बिल्कुल वैसा ही था जो उस तस्वीर के नीचे बना हुआ था, जो रोवन ने मरने से पहले उसे दिया था। उस बुक में वेडनेसडे को कुछ पहेलियां मिलती हैं जिन्हें वो फौरन सुलझा लेती है और उसे एक सुराग मिलता है। सुराग में 2 बार चुटकियां बजाना होता है। जब वो 2 बार चुटकियां बजाती है तो अचानक एक छुपा हुआ बरामदा खुल जाता है, जहां एक गुप्त कमरा होता है, जहां वेडनेसडे को रोवन की किताब मिल जाती है जिसमें से रोवन ने तस्वीर को फाड़कर निकाला था। तो तभी वो उस किताब को अपने बैग में रखती है, लेकिन इससे पहले कि वो आगे जा पाती, कोई उसके सर को एक काले कपड़े से ढक देता है। थोड़ी देर बाद जब काले कपड़े को हटाया जाता है तो वो देखती है कि ब्यांसा, जेवियर और कुछ स्टूडेंट उसको घेर कर खड़े हुए हैं और ये सभी नाइट शेड्स के मेंबर हैं। यहाँ पता चलता है कि लैरिसा ने उनके इस ग्रुप को खत्म किया था और इसके बाद जेवियर उसे अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन वेडनेसडे मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लैरिसा को दिखाया जाता है जो आउटरीच डे के बारे में घोषणा करती है, जहाँ अकेडमी के सारे लोगों को आम लोगों से मिलना जुलना होता है और उनके साथ मिलकर काम करना होता है और इन लोगों को नोमिस कहा जाता है। जब वो लोग शहर पहुंचते हैं तब वेडनेसडे जेवियर को बताती है कि उसके रूममेट की मौत हो चुकी है, पर उसे उसकी इस बात पर यकीन नहीं होता और वो कहता है कि रोमन की मौत नहीं हो सकती, उसे तो बस अकेडमी से निकाल दिया गया है। और इसके बाद वेडनेसडे उसे वो तस्वीर दिखाती है जो रोवन की माँ ने बनाई थी। जेवियर उस तस्वीर को गौर से देखता है और कहता है कि इस तस्वीर में जो आदमी है उसी ने जेरिको शहर को बसाया था और उसका नाम जोसेफ क्रैकस्टोन है। थोड़ी देर बाद वेडनेसडे पिलग्रिम वर्ल्ड में जाने का फैसला करती है, जहां उसे जेरिको की स्ट्रगल के बारे में पता चलता है। वहां वेडनेसडे यूडीन नामी लड़के से मिलती है जो शहद की मक्खियों वाले क्लब में उसे पहले भी मिल चुका था और दोनों की दोस्ती भी हो गई थी। वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और आसपास की चीजों को देखने लगते हैं और इसके बाद सारे स्टूडेंट्स वहां की केयर टेकर अर्लिन से मिलते हैं, जो उन्हें पिलग्रिम वर्ल्ड घुमाते हुए जोसेफ क्रैकस्टोन के बारे में बताती है। वेडनेसडे को उसकी ये सारी बातें बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं और वो अर्लिन से उस सब के बारे में और कुछ भी जानना चाहती है। अर्लिन उसे बताती है कि उनके पास जोसेफ क्रैकस्टोन के खेतों में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार, उनके खाने पीने के बर्तन और उनके फैमिली रूम्स भी हैं। तो वेडनेसडे उसे कहती है कि वो यहाँ पर काम करना चाह रही है, लेकिन अर्लिन कहती है कि वहाँ पर रेनोवेशन चल रही है, इसलिए वो वहाँ पर काम नहीं कर सकती। और वो कहती है कि तुम सब ओल्ड वजरी में काम करोगे और घूमने आए हुए लोगों पे केक तकसीम करोगे। बाद में वेडनेसडे और योगेन क्रैकस्टोन के फैमिली रूम में घुस जाते हैं। वहाँ वेडनेसडे को एक तस्वीर नजर आती है जिसमें वो लड़की भी होती है जिस लड़की को उसने अपने विजन में देखा था। और थोड़ी देर बाद वेडनेसडे को वो किताब भी नजर आ जाती है जो उस लड़की ने उसके विजन में पकड़ी होती है। वेडनेसडे देखती है कि उस किताब के सारे सफात खाली हैं, इसलिए उसे शक होता है कि ये किताब नकली है। तभी वहाँ योगीन के साथ अर्लिन आ जाती है और जो इन दोनों को पकड़ लेती है और तभी वेडनेसडे उसे असली किताब के बारे में पूछती है, पर वर्लिन झिझकते हुए उसे बताती है कि तकरीबन 1 माह पहले वो किताब चोरी हो गई थी। इसके बाद वो कॉफी शॉप में टेलर से मिलती है और वो दोनों जोसेफ के बारे में पता करते हैं। टेलर कहता है कि ओरिजिनल मीटिंग हाउस का जो हिस्सा बचा हुआ है वो जंगल में है और पूरी तरह से खंडर हो चुका है, जिसका इस्तेमाल ट्रैश पैट के लिए किया जाता है। इसके बाद वेडनेसडे जोसेफ क्रैकस्टोन की उस जगह की तलाश करने के लिए थिंग के साथ जंगल में चली जाती है। इसी दौरान उन्हें वहां पर एक बेघर आदमी मिलता है, लेकिन थिंग उसका दम घोटने लगता है और उसे डराकर वहां से भगा देता है। तभी वेडनेसडे को वहां पर एक विजन आता है और खुद को 400 साल पहले एक टाइम में देखती है, जहां वो सुनहरे बाल वाली लड़की दिखाई देती है जिसे वेडनेसडे पहले भी अपने विजन में देख चुकी थी। उस लड़की को सारे गांव वालों ने घेर रखा था और उस लड़की को वो सब शैतान की संतान कहकर पुकार रहे थे। और तभी वहां पर जोसेफ क्रैकस्टोन आ जाता है
है और उस लड़की को गुडी एडम कहकर पुकारता है और वो कहता है कि गुडी एक डायन है और उसको भी अपनी माँ और उस आरोपी के साथ उसी खेत पर मर जाना चाहिए। इसका जवाब देते हुए गुडी कहती है कि जोसेफ ने उसकी जमीन हड़प ली है और बहुत से बेकसूर लोगों की जानें ली हैं और उनका सुकून भी छीना है। जोसेफ को गुस्सा आ जाता है और वो गुडी को थोड़ी देर तक घूरता है और उस खेत को आग लगा देता है। गुडी अपनी माँ को बचाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं और जब कोई उम्मीद नहीं बचती तो वो एक गुप्त दरवाजे से निकलकर वहां से भाग जाती है। वेडनेसडे वहां पर छुपकर ये सब कुछ देख रही थी और तभी गुडी वेडनेसडे के पास आती है और उसे कहती है कि जोसेफ अपनी लड़ाई ये तब तक नहीं रोकेगा जब तक वो सबको मार नहीं देगा। इस खुलासे के बाद वेडनेसडे अपनी असली दुनिया में वापस आ जाती है। वो थिंक को सब कुछ बताती है जो उसने अभी अभी देखा था। उनकी बात खत्म भी नहीं होती कि अचानक उन्हें वहां पर वो भयानक राक्षस नजर आ जाता है जिसने रोवन को मारा था और फिर उसी वक्त वहां पर बारिश होने लगती है। वेडनेसडे बारिश में भीगती हुई उसके पीछे भागती है लेकिन वो बहुत आगे निकल जाता है। वेडनेसडे उसके पैरों के निशान का पीछा करती है लेकिन अचानक वो निशान इंसानों के पैरों के निशान में तब्दील हो जाते हैं जिससे पता चलता है कि वो राक्षस कोई इंसान ही है। और तभी वेडनेसडे जेवियर से टकराती है और उसे सब कुछ बता देती है जो उसने देखा था। जेवियर उन पैरों के निशानों को देखना चाहता है मगर बारिश के कारण वो निशान मिट जाते हैं और अगले दिन शहर में जोसेफ की मूर्ति के इफ्तिताह के लिए पूरे शहर के लोगों को इकट्ठा किया जाता है और वहां पर वेडनेसडे भी जेरिको के मार्चिंग बैंड के साथ टोन स्टॉप का म्यूजिक प्ले करती है और शहर के मेयर और एकेडमी के प्रिंसिपल उस मूर्ति का इफ्तिताह करते हैं। लेकिन तभी थिंग वेडनेसडे के ऑर्डर के मुताबिक उस मूर्ति को ब्लास्ट कर देता है और सब लोग डर कर भाग जाते हैं। वेडनेसडे की आंखों में बदले की चमक दिखाई देती है और वो अब भी वायलिन बजा रही होती है। इसके बाद लैरिसा वेडनेसडे पर चिल्लाती है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब कुछ वेडनेसडे ने ही किया है लेकिन वेडनेसडे कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। वेडनेसडे लैरिसा पे इल्जाम लगाते हुए कहती है कि वो जंगल पे हुए खूनी हादसे के बारे में सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रही थी। उस रात वेडनेसडे को मिलने वाला बेघर आदमी जंगल में दिखाई देता है। तभी वो राक्षस उस पर हमला कर देता है। उस बूढ़े आदमी के पास एक कैमरा था जिसमें वहां की सारी तस्वीरें रिकॉर्ड हो जाती है। कुछ देर बाद पुलिस हेड और उसकी टीम जंगल में उस खंडर तक पहुंच जाते हैं और उन्हें उस बेघर बूढ़े आदमी की बॉडी मिलती है। उन्हें वो कैमरा भी मिलता है जिसमें हादसे के वक्त की फुटेज होती है जो असली गुनहगार को सामने ला सकता है। जब कैमरे की तस्वीरों को बड़ा करके देखा जाता है तब पुलिस हेड कातिल का चेहरा देखता है। वो एक राक्षस का चेहरा था जिसको देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो किसी के बुरे सपने से निकल कर आया हो। दोस्तों, अगर आपको इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें।